हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मॉड्यूल 1 डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल हमारा 3 पार्ट में डिस्कशन होगा। आज का जो हमारा मॉड्यूल का पार्ट 1 है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस मॉड्यूल में वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हमारा जो संविधान है, वो सिंपल इस तरीके से समझेंगे कि एक तरीके से एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि लोगों को बाइंड करता है कि किस तरीके से आपको रहना है, क्या काम करना है, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपके ड्यूटीज हैं। ये सब सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोल्स एंड पावर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट भी बताता है। हमारी गवर्नमेंट 3 पैनल पे काम करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और हर एक लेवल पे पावर्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये भी हमें पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट किस स्ट्रक्चर में और किस तरीके से काम करेगी। नेक्स्ट कुछ ऐसे फंडामेंटल लीगल रेगुलेशन है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्शन ऑफ कुछ फंडामेंटल लीगल रेगुलेशन है, जिसमें से पहला बाइंडिंग नेचर ऑफ दी स्टेट, एज इन कि कौन सा स्टेट कौन सी ट्रीटी साइन किया है, क्या एक्सेशन साइन किया है, किस तरीके से हमारे उसका टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमारे गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। एज यू नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज पब्लिक लेजिटिमेसी, सभी जितने भी लोग हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि क्या उनके पास अथॉरिटी है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, और उनके हाथ में क्या पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है ताकि उनका कोई मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट इज हार्डर टू चेंज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, वो बहुत ही मुश्किल होता है चेंज करने में, बहुत ही मुश्किल होता है, हार्ड होता है चेंज करने में, एज वी नीड स्पेशल मेजोरिटी, हमें 2/3 वोट चाहिए होता है पार्लियामेंट में बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला हमारा फंक्शन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारा टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, हमें ये पता चलता है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स, मान लीजिए हमारे इंडियन सिटीजन जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके राइट्स भी क्या क्या है, ये भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड वैल्यूज, मतलब कि हमारा जो नेशन, हमारा जो कंट्री है, उसको हम नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और अदर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, और हर एक का क्या है मीनिंग है। अपने नेशनल फ्लैग में कलर्स का मीनिंग है, एंथम में एक एक वर्ड का मीनिंग है, तो सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सबके अपने वैल्यूज हैं। नेक्स्ट इज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज आई टोल्ड यू कि हमारी फंडामेंटल 6 राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी 11 है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि बाई कैमरल गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट लेवल पे काम करती है, दोनों पे को पावर डिवाइड की गई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। लास्ट पॉइंट इज सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एस्पिरेशन। कोई जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव क्या है कि सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल जस्टिस हो, एज एन सोशल किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। नेक्स्ट इकोनॉमिक वेल डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा ना हो गरीब गरीब है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और डेवलपमेंट सबका विकास एक साथ हो, अच्छे से विकास हो हमारे नेशन का। यही हमारे काम करने का और गवर्नमेंट का सबका यही मकसद है कि इक्वल जस्टिस मिले। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक तरीके से क्या करता है, गवर्नमेंट को लिमिट करता है, एज इन गवर्नमेंट को पावर दी गई है, और ये पावर कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई हो, डिसेंट्रलाइज्ड है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई हुई है, अलग अलग कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट की गई हुई है, ताकि इसका किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो। आप गवर्नमेंट को पावर दे, उनके हाथ में पावर है, उनकी भी एक लिमिट तय की गई है कि इसके लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। इससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स हैं इसके। पहला एलिमेंट जो है सॉवरेनिटी, हमारे प्रेम्बल में भी सॉवरेन कंट्री हमें बताया गया है। सॉवरेनिटी एज एन सॉवरेन मतलब ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, हम पे किसी का भी आप कह सकते हो एक्सटर्नल पावर या किसी के फोर्स में आके हम किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, हम किसी इंसान के गुलाम नहीं है, हम लॉ के गुलाम है, हम लॉ के अंडर में रह के ही काम करेंगे।
नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारा, जैसे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए है क्योंकि उन्होंने लोगों के हाथ में पावर दे के रखी है ताकि वो अपने सरकार चुन सके, डिसीजन मेकिंग में पूरा योगदान दे सके। फोर्थ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट, एज इन रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी लिमिट तय की गई है, गवर्नमेंट सबके हाथ में इक्वल पावर दी गई है, पावर को एक के हाथ में ना देके पावर को कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उनकी भी एक लिमिट तय की गई है कि उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे गवर्नमेंट के को पावर अगर दी गई है तो उनकी लिमिट भी डिसाइड की गई है और मिसयूज वो किसी भी तरीके से अपने पावर का नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर एज इन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर को डिवाइड किया गया है फॉर द डेवलपमेंट पर्पज। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी में आपके हाई कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के कंट्रोल में आके वो कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, उनका जो डिसीजन रहता है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। पहला जो फीचर है, आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे एक एक चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया गया है और मोर देन 60 कंट्रीज से बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसको हर एक चीज़, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं से लिया गया, किसी कंट्री से लिया गया है, किसी कंट्री से और सिस्टम कुछ और लिया गया हुआ है, तो मोर देन 60 कंट्रीज उन्होंने एक्सप्लोर किया बिफोर राइटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, हमने डिफरेंट सोर्सेज से बिफोर राइटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो संविधान है वो दोनों है, रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना, चेंजेस करना बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सिंपल, कुछ चीज़ें सिंपल भी है और कुछ चीज़ें रिजिड भी है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट 3 पैनल पे काम करती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। आपको पता है जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर सही तरीके से गवर्नमेंट को चलना है और चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ लॉ। ये हम लोग लॉ के, आप कह सकते हैं कि लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ के गुलाम है ना कि किसी इंसान के गुलाम है। हम लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ को मानेंगे, ना कि किसी इंसान को मानेंगे, ये रूल ऑफ लॉ कहता है। नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा संविधान लिखा जाना था, तो हमारा संविधान लिखने के लिए कुछ लोग लगे थे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, फिर हमारा संविधान लिखा गया था। तो किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, तो वो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1934 में सबसे पहले जो प्रस्तावना दी गई थी वो M.N. रॉय ने दी थी, प्रपोज किया था कि हमारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, हमारा संविधान लिखा जाना चाहिए, हमारा संविधान होना चाहिए। 1935 में ऑफिशियली INC ने सबसे ऑफिशियली ये प्रपोज किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। नेक्स्ट 1940 में सब ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर को दिया, एक्सेप्ट किया, और अगस्त ऑफर आप लोगों को पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी और ब्रिटिशर्स को इंडियन सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने एक ऑफर रखा ब्रिटिश इंडियंस के आगे कि अगर वो हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का पूरा अधिकार देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस एज एन ऑफर अगस्त ऑफर रखा और अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट किया कि अगर हम जीत जाते हैं तो हमें पूरा हक मिलेगा। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होने के लिए मेंबर्स के लिए इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई और मेंबर्स चुने गए। टोटल 389 मेंबर्स चुने गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। टोटल 389 मेंबर्स चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो कई लोग पाकिस्तान चले गए, तो 299 मेंबर्स बचे और 70 आपकी प्रिंसली स्टेट के लोग थे। तो सबसे पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरीके मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के पीछे का क्या मोटिव है। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हो गया, जिसमें टोटल जो और आप लोग को ये पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ, आपका
लागू हो गया, जिसे हम एज एन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का पूरा समय जो लगा है वो 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे हैं, जिसमें 11 सेशन लगे हैं, और टोटल जितना आपका पैसा लगा है वो 64 लाख का पूरा अमाउंट लगा है। जो फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 1 शेड्यूल थे। ये हमारी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हिस्ट्री थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो इस एक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं कि जब हम पे ब्रिटिशर्स राज करते थे तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले जो एक्ट पास किया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया था। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड हो रही थी, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को आप असाइन किया कि आप ये पॉइंट्स रखिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या पॉइंट्स रहेंगे, क्या चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे इंडियन लीडर थे वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके पीछे रीजन ये था कि जो साइमन कमीशन में जो लोग थे उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से इंडियन लीडर काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट तो ब्रिटिशर्स बहुत परेशान हुए, उन्होंने बोला कि ठीक है आप खुद का अपना कमेटी बनाइए, तो हम आपका भी सुनेंगे, आपकी कमेटी का भी रिपोर्ट देखेंगे और साइमन कमीशन का भी रिपोर्ट देखेंगे, और एक फाइनल कंक्लूजन से हम आप भाई क्या रिफॉर्म्स होने हैं उसको कंसिडर कर लेंगे। तो इस बेसिस पे आपकी मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी, जिन्होंने प्रेजेंट किया नेहरू रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। कमेटी के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उनको लगा कि मुस्लिमों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, उनके बातों को नहीं सुना जाएगा, उनके पॉइंट्स को नहीं रखा जाएगा, तो उन्होंने भी अपने कुछ 14 पॉइंट्स दिए जिन्हें हम जिन्ना 14 पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इन सब के बेसिस पे आपकी 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और जिनके कंक्लूजन में एक व्हाइट पेपर को पब्लिश किया गया। तो लास्ट जो फाइनल ड्राफ्टिंग हुई इन सब का कंक्लूजन, इन सब का आप सब कह सकते हो कॉम्बिनेशन से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए जो 1919 में थे, जो चेंजेस हुए 1935 में, ये चीज हमको पढ़नी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसका कॉम्बिनेशन, आपके साइमन कमीशन रिपोर्ट का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का व्हाइट पेपर पब्लिश्ड, और जो भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमिटीज थे, जो भी मीटिंग हुई, उनका एक कह सकते हो कि ये एक्ट इस पे बेस्ड है। तो इस एक्ट ने हमें जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि इस एक्ट से ऑल इंडिया फेडरेशन का क्या फॉर्मेशन हुआ। अच्छा था ये आपका 1919 में जो आपका सेंटर और स्टेट में जो डिवीजन था, जो पावर डिवाइडेड थी, जो सीटें थी, उन सीट में पहले प्रिंसली स्टेट के लोगों को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स की सीट थी, वहां पे भी कोई भारतीय नहीं था। तो इस एक्ट के चेंज होने से, इस रिफॉर्म से प्रिंसली स्टेट लोगों को भी क्या दिया गया, सीट्स दी गई, सेंटर में और स्टेट में दोनों में सीटें दी गई, उनको इंक्लूड किया गया, जिसके रिजल्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन का क्रिएशन हुआ। लेकिन हुआ ये कि किसी ने भी उस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। इन शॉर्ट जो पहला पॉइंट आपका है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का क्रिएशन हुआ, प्रिंसली स्टेट के लोगों को भी सीटें दी गई, आपके सेंटर और स्टेट में दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट कहता ये है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर एज इन हमारे सेंटर में और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर किया गया था। इसमें हुआ ये कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला फेडरल लिस्ट, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट है इस पर डिसीजन सेंटर लेती है, प्रोविंशियल लिस्ट पे डिसीजन स्टेट लेती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही मिलके लेते हैं। आपको पता है जो वाइसरॉय थे, जो कंट्रोल करते थे, सारे वर्किंग को कंट्रोल करते थे, उनको रेसिडुअल पावर दी गई। ऐसे सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में नहीं आते हैं उनको सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट पे लेने का सिर्फ वाइसरॉय को अधिकार था, तो वाइसरॉय को एक रेसिडुअल पावर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एज इन डायरकी सिस्टम आपका प्रोविंशियल लेवल पे था, डायरकी सिस्टम को हटा दिया गया। मींस जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो प्रोविंशियल लिस्ट में सब्जेक्ट थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ट्रांसफर लिस्ट में और एक रिजर्व लिस्ट में डिवाइड किया गया था। लेकिन आपका जो स्टेट लेवल के लोग थे, जो प्रोविंस लोग थे, उन्होंने इस तरीके के डिवीजन को बाई कैमरल गवर्नमेंट को मना कर दिया लेने से। तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये प्रोविंशियल लिस्ट से हटकर ये सेंटर लिस्ट को चली गई। ऐसा नेक्स्ट चेंजेस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट डायरकी एट द सेंटर। एज मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल लेवल के लोग होते हैं उन्होंने बाई कैमरल गवर्नमेंट को मना कर दिया लेने से, तो ये जो डायरकी सिस्टम था ये प्रोविंशियल से उठा के सेंटर को दे दिया गया। नेक्स्ट बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एज एन प्रोविंशियल लेवल, स्टेट लेवल पे भी 6 ऐसी जगह थी जहां पे बाई कैमरल गवर्नमेंट बनाई गई। लोअर हाउस, अपर हाउस बनाया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया।
तो ऐसी 6 जगह थी। नेक्स्ट पॉइंट, फेडरल कोर्ट्स बनाए गए। जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट्स का पहला एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि जिनका काम था किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। लास्ट पॉइंट इज आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया ताकि आपका मनी कंट्रोल कर सके, क्रेडिट कंट्रोल कर सके, करेंसी को कंट्रोल किया जा सके।